Good evening, students. Am I audible? Can you hear me clearly? Yes? Okay. Okay. तर आपण लास्ट टाइम कुठले टॉपिक्स कंप्लीट केलेले? येस स्टुडंट्स. लास्ट टाइम आपण काय पाहिलेलं? एनीवन? लास्ट टाइम आपण कुठले टॉपिक्स कंप्लीट केलेले? कशावरती आपण डिस्कशन केलेलं? येस, व्हेरी गुड. रायटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. त्याच्या आधी आपण केमिकल इक्वेशन्स पाहिलेले कसे फॉर्म होतात. ऑल राईट. द रायटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मध्ये सगळ्यात आधी आपण पाहिलेलं की लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड वरती काय लिहिलं जातं स्टुडंट्स? लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड वरती काय लिहिलं जातं? यू कॅन राईट इन शॉर्ट. लेफ्ट हँड साइडला आपण काय लिहितो? येस धीरज, केमिकल इक्वेशन. बट देन लेफ्ट हँड साइडला आपण काय लिहितो? केमिकल इक्वेशन मध्ये दोन पार्ट्स असतात आणि मध्ये एक ॲरो असतो. ॲरोच्या लेफ्ट हँड साइडला काय असतं आणि ॲरोच्या राईट हँड साइडला काय असतं? येस, एनीवन? व्हेरी गुड अनुज. सो लेफ्ट हँड साइडला रिॲक्टंट्स असतात आणि राईट हँड साइडला प्रॉडक्ट्स असतात आणि मध्ये ते रिॲक्शन जे असतं ते ॲरोने रिप्रेझेंट केलं जातं. ओके. लाईकवाईज अपवर्ड पॉइंटिंग ॲरो कशासाठी असतो स्टुडंट्स? अपवर्ड पॉइंटिंग ॲरो कशासाठी असतं? केव्हा आपण अपवर्ड पॉइंटिंग ॲरो टाकतो? व्हेरी गुड. येस. आणि डाउनवर्ड पॉइंटिंग ॲरो काय रिप्रेझेंट करतं? देर इज ओनली वन स्टुडंट इन द क्लासरूम जो आन्सर करतोय. बाकी सर्व कुठे गेले? डाउनवर्ड पॉइंटिंग ॲरो लिक्विड रिप्रेझेंट करतं. येस स्टुडंट. कसं काय डाउनवर्ड पॉइंटिंग ॲरो कसं काय लिक्विड रिप्रेझेंट करणार? अपवर्ड पॉइंटिंग ॲरो आणि डाउनवर्ड पॉइंटिंग ॲरो बद्दल आपण शिकलेलो लास्ट टाइम. लक्षात आहे कोणाच्या? येस धीरज. ओके. धीरज, डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? अविघ्न? नो वन? All right, sharing my screen here. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सबसे पहले रिएक्शन राइटिंग केमिकल इक्वेशन का स्टेप था कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स रहेंगे और आपके राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स रहेंगे. बीच में एरो रिप्रेजेंट होगा. ठीक है. उसके साथ अगर एक से ज्यादा रिएक्शंस रहेंगे, रिएक्टेंट्स रहेंगे तो उसको प्लस साइन से डिनोट किया जाएगा और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहेंगे उनको भी प्लस साइन से डिनोट किया जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा था कि अपवर्ड पॉइंटिंग एरो आपको गैस का इंडिकेशन देता है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो आपको सॉलिड का इंडिकेशन देता है और ये सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट करके भी बोलते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपके हीट में, आपके रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है तो आप एरो के ऊपर हीट की सिंबल ऐसे ट्रायंगल करके डालते हो. इसका मतलब आपके रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है. ठीक है. अगर आपकी रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व नहीं है पर आपकी टेस्ट ट्यूब या फिर कोनिकल फ्लास्क एंड में जाके हीट होता है तो आप इस तरह से हीट को लिख देते हो. ठीक है. तो आप यहाँ पर ट्रायंगल नहीं मार्क करोगे, आप यहाँ पे हीट बता दोगे कि आपकी हीट जनरेट हो गई है. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक और पार्ट देखा था जहाँ पे टेम्परेचर हमने एरो के ऊपर लिखा था और एरो के नीचे हमने कैटलिस्ट लिखा था. कैटलिस्ट क्या होता है? एनीबडी स्टूडेंट्स? दोज हु अटेंडेड द लास्ट क्लास, व्हाट इज कैटलिस्ट? Yes students, what is catalyst?
कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? नोबडी। स्टूडेंट, आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें, या फिर आप लोगों को दिक्कत हो रही है? तो रिप्लाई क्यों नहीं है किसी का? रिप्लाई क्यों नहीं है किसी का? Are you all good with this lesson? Everybody is understanding? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस। तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो स्टूडेंट्स? अभी सैटरडे को हमने ये पार्ट किया था, अभी एक दिन पहले। Exactly. Which will be present in the reaction but will not participate. Anuj, very good. कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे, सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो केमिकल चेंज में नहीं जाएंगे। ठीक है? तो अगर आपके रिएक्शन में जो आपके लिक्विड्स रहेंगे वो प्योर रहेंगे बिल्कुल ही उसके ओन फॉर्म में, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। अगर वो मिलावट वाले रहेंगे तो हम इसे डाइल्यूट बोलेंगे। डाइल्यूट मतलब पानी के साथ ऐड करके उसका इफेक्ट कम किया हो। ओके, डिस्टिल वाटर से नॉर्मली डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद हमने कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वाला देखा था, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अभी हम आते हैं स्टूडेंट्स आपके स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके जो स्टेप्स है इन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है? अगर आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप बोलोगे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। पर अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए? सपोज आपको अनबैलेंस इक्वेशन मिला जहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में अलग है नंबर्स और राइट हैंड साइड में नंबर्स अलग है, तो ऐसे इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए? उसके लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस स्टेप बाय स्टेप। हम एक साथ ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते। अ ट्रायल एंड एरर मेथड इज यूज फॉर दिस। इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? कोई लॉ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसके लिए ट्रायल और एरर मेथड यूज करते हैं। ठीक है? ट्रायल और एरर मतलब हम हर एक नंबर को यूज करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इस इक्वेशन को ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हमें क्या मिल रहा है उसमें से? सोडियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, ये तो है हमारा वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, ताकि हमको उसके बैलेंस करने के लिए एटम्स मिल जाए। ठीक है, तो हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला डाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये दोनों भी मेंशन नहीं किया है, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बना क्या? Na2SO4, तो ये NaSO4 के साथ रिएक्ट हुआ और H2OH के साथ रिएक्ट हुआ, तो Na2SO4 हो गया। ये बना है क्या? आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है, और जो बचा कुचा वाटर, ये इस तरह से बन गया। इतना सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स? केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस तरह से फॉर्म हो गए, रिएक्टेंट्स, इतना सभी को समझ आया स्टूडेंट्स? ओके, कैन वी गो टू नेक्स्ट पार्ट? ओके, अब स्टूडेंट्स ये तो आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, इक्वेशन रेडी होने के बाद स्टूडेंट्स स्टेप 2 में आप क्या करोगे? आपको चेक करना है वेदर द इक्वेशन 10, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। सबसे पहले ये चेक करेंगे by comparing the number of atoms of the various elements present on two sides of the equation. इसका मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब हम सोडियम के एटम को इस तरफ कंपेयर करेंगे, हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को इस तरफ कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और सल्फर के एटम को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सोडियम।
तो हम रिएक्टेंट्स की साइड को बॉक्स बना देते हैं और प्रोडक्ट की साइड का बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट की जगह पे हमने सोडियम लिखा। जितने सारे आपको रिएक्शन में एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसे आइसोलेट करो। मुझे दिखाई दे रहा है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर है सल्फर एस, ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ और एलिमेंट है प्रोडक्ट की साइड पे? नहीं। तो मैंने सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर को जॉट डाउन किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम रिएक्टेंट की साइड पे पहले देखेंगे और फिर आएंगे प्रोडक्ट की साइड पे। रिएक्टेंट की साइड पे क्या देखेंगे हम लोग? रिएक्टेंट की साइड पे देखेंगे कितने आपके एटम्स यहाँ पे है। तो मेरे पास सोडियम के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। एच हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सोडियम का 1 लिखा। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 लिखा। ठीक है, और फिर मैंने हाइड्रोजन का भी 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया इस पार्ट का। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो 1 + 2 किया मैंने, तो मुझे कितने मिले? रिएक्टेंट के साइड पे 3 मिले। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, प्लस यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, तो मुझे कितना मिला? रिएक्टेंट्स की साइड पे 5 मिला। और ये सोडियम है, यहाँ पे कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, मतलब 1 है, तो 1 को एज इट इज रख दिया। स्टूडेंट समझ में आया ये 5 और 3 कैसे मिला? एवरीबडी इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, तो हमने रिएक्टेंट्स वाली साइड देख ली। अब हम आते हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो प्रोडक्ट के यहाँ पे हम वापस से सोडियम का देखेंगे। सोडियम के पास 2 एटम्स है, तो हमने 2 को लिख दिया। सल्फर के पास 1 एटम है, कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो सल्फर का 1 एटम लिख दिया। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 4 एटम लिख दिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो हमने हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, जैसे के थे वैसे लिख दिए। अब हम आते हैं वापस ऑक्सीजन के पास 1 एटम है, तो यहाँ पे 4 + 1 = 5। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या बैलेंस है? 5 बैलेंस है, इसके साथ इक्वल है। हमारा 1 और 1 इक्वल है। बचा क्या? 3 बैलेंस नहीं है 2 के साथ, और 1 बैलेंस नहीं है 2 के साथ। एवरीबडी अंडरस्टूड कौन सा बैलेंस नहीं है? ठीक है। Now it is seen that the number of atoms of all elements on 2 sides are not same. ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट के नंबर सेम है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स दैट द इक्वेशन 10 इज नॉट बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या है? हमारा 10th इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। स्टेप 3 में जाएंगे हम स्टूडेंट्स। ओके, स्टेप 3 में आने के बाद इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे? हम कंपाउंड से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। कौन सा कंपाउंड? विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमेशा याद रखो, जिस कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा एटम्स रहेंगे उसी को हम यूज करेंगे रेफरेंस के लिए। Moreover, it is convenient to first consider that element in this compound which has equal number of atoms on 2 sides. Okay? इसका मतलब ये है कि आपका एलिमेंट जो है इस कंपाउंड के अंदर, उसका वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को ले लो। तो हमको यहाँ पे एलिमेंट कौन सा मिल रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड पे भी? सोडियम है, यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? इन इक्वेशन 10 देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सोडियम एंड H2SO4 which contains maximum number, that is 7 atoms each. ओके, इसका मतलब यहाँ पे 7 एटम्स। कैसे 7 एटम्स? 4 + 1 5 + 2 7। यहाँ पे भी 4 + 1 5 + 2 7। समझ में आया? 7 एटम्स सोडियम सल्फेट के, और यहाँ पे 7 एटम्स हाइड्रोजन सल्फेट के। इतना समझ में आ रहा है सभी को स्टूडेंट? 7 कहाँ से आया? इनके सारे एटम्स को मिला के 7 बने। अब दोनों की, ठीक है, हमने ये वाला ले लिया। अब इधर क्या होगा स्टूडेंट्स? एनी वन ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड। या फिर आप सोडियम या सल्फेट को सिलेक्ट करो या हाइड्रोजन सल्फेट को सिलेक्ट करो। तो सिलेक्ट कंपाउंड सोडियम सल्फेट, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया।
ठीक है, जो रिएक्टेंट के साइड पे था उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक सभी को समझ आया? चलो अब हम आते हैं आगे। फर्दर सिलेक्ट सोडियम फॉर बैलेंसिंग। इसके सोडियम सल्फेट में से मैं सोडियम को यूज करूंगी। बैलेंसिंग एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 2 साइड्स, क्योंकि आपका सोडियम की इसमें दोनों साइड्स पे हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज्ड। हमेशा याद रखना है, आप कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको एटम्स को बैलेंस करना है। इट मीन्स दैट हियर टू मेक नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन रिएक्टेंट एज 2। ओके, आपको रिएक्टेंट में मतलब यहाँ पे आपको 2 बनाना है इसको। ठीक है, इसको 2 बनाना है। द फॉर्मूले ऑफ NaOH कैन नॉट बी चेंज टू Na2OH। ठीक है, Na2SO4 वैसे ही रहेगा और NaOH बनेगा। ठीक है, Na2OH नहीं बनेगा। सो इंस्टेड ऑफ 2 फैक्टर यहाँ पे लिखने से अच्छा वी विल हैव टू बी अप्लाइड NaOH, राइट डाउन द रिजल्टिंग इक्वेशन ऑन डूइंग दिस। मतलब ये वाला 2 इस तरफ आगे आएगा, 2 NaOH बन जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन का काम जो है आगे लाकर भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इनिशियली 1 था और अभी हमको प्रोडक्ट में 2 मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 1 2 और यहाँ पे बैलेंस हो गया। सो ये 2 इज इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो गया। अब इस 2 को डालना है हमें, तो मैंने यहाँ पे 2 NaOH की जगह पे डाला। कहाँ पे डाला? हमने इक्वेशन 10 को एज इट इज कॉपी किया स्टूडेंट्स, जैसे कि वैसे कॉपी किया है। ठीक है, हमने NaOH के सामने 2 डाला, क्योंकि हम Na2 नहीं डाल सकते, पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे 2 डाला आगे, तो 2 NaOH हो गया प्लस H2SO4। ठीक है, अभी हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हो रहा है 2 Na, बिल्कुल यहाँ पे Na2 हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास SO4 भी एज इट इज आ गया, SO4। ठीक है, H2 आ गया यहाँ पे। अब O, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे एक O है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे H बच रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे H बच रहा है। तो इस बचे हुए H को क्या करोगे स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सो वी फाइंड दैट इक्वेशन 10 इज नॉट बैलेंस्ड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम आर अनइक्वल। आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम आर गेटिंग अनइक्वल ओवर हियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाँ, are unequal on 2 sides. First balance the hydrogen atom at is require smaller factor. तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन के पास आएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज ट्राई विथ नंबर 2, स्मॉलर नंबर से ट्राई करो, 2 3। ठीक है, फिर बाद में बड़े नंबर पे जाओ। सो 2 to the product of H2O for balancing the equation number 10। ठीक है, तो अभी हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 NaOH लिख दिया, H2SO4 इसको एज इट इज लिख दो, यहाँ पे 2 डाल दो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अभी हम स्टूडेंट्स चेक करते हैं, अभी हम दोबारा से टेबल बनाते हैं और इस टेबल को बनाने के बाद हम टेबल में डाल देते हैं। तो चलो NaOH और S डाल दिया टेबल में, एलिमेंट बना दिए। अब हमारे पास Na कितने हैं, 2 है। ओके, तो राइट हैंड साइड में भी हमें 2 मिल रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1। यहाँ पे 1 इंटू 2, ये जो 2 है स्टूडेंट्स ये पूरे इसको अप्लाई होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप 2 आगे डालते हो तो 2 इसको पूरे इसको अप्लाई होता है। जब तक भी इसमें प्लस की साइन ना आ जाए ये पूरे इसको अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 2 इंटू O, तो 2 इंटू O कितना, 2 इंटू 1 बिकम्स 2, और हमारे पास O कितने हैं, 4 है, प्लस 4, तो हमें यहाँ पे कितने मिले हैं, 6। ठीक है, अब यहाँ पे H2SO4, H इंटू 2, यहाँ पे भी H के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जो 2 यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स वो इसके साथ
मल्टीप्लाई होगा, ऑलवेज रिमेंबर। जो 2 यहाँ रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो 2 यहाँ रहेगा Na के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, जो सबस्क्रिप्ट है उसके साथ वो पहला वाला नंबर जो है मल्टीप्लाई होगा। एक ब्रैकेट की तरह ही समझ लो, ब्रैकेट में से आपने कॉमन को बाहर निकाल दिया, बस वही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। चलो हाइड्रोजन को 2 लिख दो, और कहीं हाइड्रोजन है, यहाँ के 2 हाइड्रोजन है, प्लस 2 इज इक्वल टू 4। आ गया 4? ठीक है, अब हमारे पास S है, SS ये दोनों बैलेंस्ड है, Na बैलेंस हो चुका है। अब क्या बैलेंस नहीं हो रहा है? 4 और 2 बैलेंस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड्स में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कॉमन नंबर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया, हम स्मॉलेस्ट नंबर से ट्राई करेंगे। तो हम इनिशियली कितने नंबर चाहिए हमको? ऑक्सीजन के लिए 1 नंबर चाहिए और हाइड्रोजन के लिए 2 नंबर चाहिए, तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या बोलता है? राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन वंस अगेन। अभी हमने फाइनल इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया। कैसे लिखा स्टूडेंट्स? ये कैसे लिखा? जैसे कि ये ऐसा था वैसे के वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, नो चेंजेस। ओके, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 6 और 5, 4 और 2। ठीक है, तो हमने इधर 2 को ऐड कर दिया प्रोडक्ट की साइड पे। सो 2 इंटू 2 बिकम्स 4, आ गए 4 हाइड्रोजन, एंड 2 इंटू 1 बिकम्स 2 और 4 इज इक्वल टू 6, आ गए 6। एवरीबडी अंडरस्टूड? तो 2H2O लिखने के बाद आपका इक्वेशन पूरा बैलेंस हो जा रहा है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको 4 चाहिए तो आपने इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया? ओके, यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हर बार आप यही करोगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को, उसके बाद राइट डाउन द स्टेप्स इन बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आप क्या करोगे? आप ये टेबल बनाओगे सबसे पहले वाला। ओके, इसमें आप अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, अगर हर बार आपको नया टेबल नहीं बनाना है स्टूडेंट्स, तो इस टेबल में आप पेंसिल से भी डाल सकते हो। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? बैलेंसिंग करना स्टार्ट करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे? जिस कंपाउंड के पास, ओके, जिस कंपाउंड के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, उनको चुनना है। चुनने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेफरेबली रिएक्टेंट का साइड लिया है। ठीक है, आप रिएक्टेंट्स को लोगे तो इजीली आप बैलेंस कर पाओगे, तो मैंने रिएक्टेंट्स को लिया, मैंने उसके एटम्स को कंपेयर किया इस तरह से। ठीक है, मैंने शुरुआत की 2 वाले नंबर से, 2 को ऐड किया यहाँ पे। 2 को ऐड करने के बाद पता चला मुझे यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 को मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये सारे कंपाउंड जो है फाइनली बैलेंस हो गए। सो फाइनली आपके सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप write down balanced chemical equation for following reaction, and then what you can do, start writing down physical states. Okay, now students, हमने एक एरो के बारे में पढ़ा था, वो पता है। 2 एरो क्या होता है? जैसे यहाँ पे बताया है, 2 एरो का मतलब होता है ये जो रिएक्शन है इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ये रिएक्शन है इस डायरेक्शन में भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये रिएक्शन है वो है reversible reaction. Is a very good, Anuj, very good. It is reverse equation या reversible reaction. ठीक है, जिसे हम ओरिजिनल स्टेट में वापस पा सकते हैं। Everybody is understanding? ठीक है, so students, we saw that in chemical reactions, reactants get converted into new substances which are called as products. During this, some chemical bonds in reactants break and some new chemical bonds are formed. जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया था, आपका यहाँ पे केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसने इसके साथ जोड़ी बना ली, इसने इसके साथ जोड़ी बना ली, है ना? तो नया एक पुराना बॉन्ड ब्रेक हो गया और नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, and they transform the reactants into the products. This chapter
वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन डिटेल। तो अभी हम एक बार एक करके देखेंगे ऐसे कौन से रिएक्शन होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, या फिर ऐसे कौन से रिएक्शन होते हैं कि बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड फॉर्म होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शंस, देयर आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ओके, 4 टाइप्स हैं इन अकॉर्डिंग्स टू द नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके 4 अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स है। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड, बीकर, उसके बाद केमिकल में चाहिए HCl, अमोनिया सोल्यूशन, स्लेक लाइम एक्सेट्रा। ठीक है, हमने क्या किया है एक्टिविटी 1 में, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हीट कर दिया है। इसको क्या किया है, डिप अ ग्लास रॉड, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ग्लास रॉड डाला है इन अमोनिया सोल्यूशन एंड होल्ड ऑन द टॉप ऑफ टेस्ट ट्यूब। सॉरी, हमने ग्लास रॉड को अमोनिया सोल्यूशन में डिप किया है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने इसे पकड़ा है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही टेस्ट ट्यूब हीट होगी वैसे हमें व्हाइट स्मोक दिखाई देगा ग्लास रॉड के टिप से। ठीक है, due to HCl vapors started coming out of the test tube and ammonia gas came out from the solution on the glass rod. The ammonia gas and hydrogen chloride gas reacted to form salt ammonium chloride in gaseous state first, but immediately due to the condensation process at room temperature it got transferred into the solid state. तो पहले गैस जैसा दिखाई दिया, उसके बाद रूम टेम्परेचर से रिएक्ट होने के बाद वो सॉलिड स्टेट में बदल गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट व्हाइट स्मोक वाज फॉर्म्ड। देयर केमिकल इक्वेशन व्हिच टेक्स प्लेस इज आपका अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, NH4Cl बनेगा, ये NH पूरा का पूरा Cl के साथ रिएक्ट होगा। तो हमें पूरा का पूरा क्या मिला है यहाँ पे, NH, H प्लस H ऐड हो गया यहाँ पे NH4 और Cl, ये पूरा का पूरा ऐड होके एक ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये सभी को समझ आया? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मच? ओके ओके स्टूडेंट्स, विल गो टू एक्टिविटी नंबर 2। सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है A प्लस B, ठीक है, A और B दोनों मिला के क्या बनते हैं, कंबाइन करके AB बनते हैं, नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, AB बन जाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस B, दो रिएक्टेंट्स मिला के फाइनली बनते हैं AB, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसके अंदर ओरिजिनल ये होते हैं। स्टूडेंट समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, लेट अस गो टू एक्टिविटी नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप वाला एक्टिविटी तो बड़ा इजी है, आप सभी को पता है। मैग्नीशियम स्ट्रिप को स्टूडेंट्स होल्ड करना है। ठीक है, जो टोंग्स होते हैं उन दोनों के बीच में, टोंग्स क्या होता है, चिमटा, चिमटा जो होता है ना, ऐसा ट्रायंगुलर होता है जिसे आप यहाँ से पकड़ते हो और इधर आपको मैग्नीशियम स्ट्रिप को होल्ड करना है। ओके, इसे ऐसे दबा के होल्ड करना है, समझा? ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन को आप होल्ड करोगे और उसको आगे से, रिबन के आगे से थोड़ा सा जला देना है। जैसे आप जलाओगे मैग्नीशियम रिबन को, on burning in air a white color powder of magnesium oxide is formed. The reaction can be written in the following equation. तो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट होगा, एयर में क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बन गया A प्लस B इज इक्वल टू AB बन गया। स्टूडेंट्स, एवरीबडी कैन सी दिस, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एवरीबडी अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, सो इन रिएक्शन
magnesium oxide is formed as a single product by combining of magnesium and oxygen. ठीक है. एक्टिविटी थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास. टेक अ वाटर इन अ बीकर, ओके, ऑफ हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी. मतलब बीकर के आधा पानी भर लो. एड फ्यू पीसेस ऑफ स्लेक लाइम. स्लेक लाइम मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का सोल्यूशन होता है, उसे ऐड कर दो. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो फॉर्म होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये फॉर्म होगा. कभी फॉर्म होगा? जब पानी के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा. ओके. अब जब कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स, सब हीट जनरेट होगा. हीट हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब हीट होने लगेगा. ठीक है. तो इसका रिएक्शन कैसे है? CaO plus H2O will give you CaOH2 plus heat. ओके. इसका मतलब Ca ये पूरा का पूरा इसके साथ फ्यूज हो गया, ये नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ एक साथ, पर उसके साथ साथ टेस्ट ट्यूब या फिर आपका कोनिकल फ्लास्क जो है, बीकर है, वो हीट होने लगा. सो हीट को हम अलग प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. हम सिर्फ इसे अलग सा प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे. इतना सभी को समझ आया स्टूडेंट्स? ओके. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? देन two or more reactants combine in a reaction to form a single product. It is called as combination reaction. समझ में आया? combination reaction क्या होता है? जब दो products combine होते हैं ताकि आपका single product बन जाए. ठीक है. इसे हम combination reaction कहते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक स्टूडेंट्स combination reaction के लिए? यस. क्या हम आगे बढ़े? यस, नो, से समथिंग. यस. ठीक है. अब ये तो था फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी हम आएंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो बोलता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके. जैसे कि आप नाम से ही पढ़ पा रहे हो, जैसे कि आप नाम से ही पढ़ पा रहे हो, ये दो डीकम्पोजिशन मतलब ये दो प्रोडक्ट को, जो सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा. ठीक है. यानी कि आपके से रिएक्टेंट जो अगर पूरा का पूरा रहेगा उसको ब्रेक डाउन करेगा अलग अलग पार्ट्स में, तो उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज गेटिंग दिस? अंडरस्टूड? डीकम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन में बॉन्ड बनता है, नया बॉन्ड बनता है. डिकम्पोजिशन में स्टूडेंट्स बॉन्ड ब्रेक होता है. ठीक है. स्टूडेंट, जस्ट गिव मी 1 moment, आई जस्ट हैव सम वाटर. ठीक है. प्लीज गिव मी 1 moment, आई हैव सम वाटर. Yes, students, I'm back. I'm so sorry for that break. Actually, मेरा गला दुखने लगा था. So sorry. Can you hear me? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes? Okay, okay. चलो. So coming back here. अभी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रूव करने के लिए कुछ अपैरेटस और कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी. तो हमारे पास अपैरेटस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? इवेपोरेटिंग डिश होनी चाहिए. ठीक है. इवेपोरेटिंग डिश क्या होती है स्टूडेंट्स?
एक वाटी जैसा होता है। वाटी सभी को पता है ना, कटोरी कैसी होती है, बिल्कुल वैसे ही एक डिश होती है लेकिन ग्लास की बनी रहती है, ठीक है, जिसका डायमीटर ज्यादा रहता है, जिसका डेप्थ कम होता है, कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह से ऐसी होती है इवेपोरेटिंग डिश। सो ग्लास की भी बनी होती है और इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद बंसन बर्नर, जो हमारा नॉर्मल बर्नर होता है वो वाला, ठीक है। उसके बाद केमिकल्स क्या लगेंगे हमें, शुगर लगेगा, कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, ठीक है। ये तीनों केमिकल हमको रेडी रखने हैं। प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहले सबको आपको शुगर को लेना है इस इवेपोरेटिंग डिश में, ठीक है, और इस शुगर को बिना पानी के या किसी के भी हीट करना है। जब आप इसको हीट करोगे बंसन बर्नर नीचे लगा के इवेपोरेटिंग डिश के नीचे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इसको बंसन बर्नर यहाँ पे सपोज लगा दिया आपने, ठीक है, इसको आपने हीट दे दिया अच्छे से मस्त से, इसके अंदर आपके शुगर के क्रिस्टल्स है यहाँ पे छोटे 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 छोटे। अब क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ बर्न्ड आउट ब्लैक सब्सटेंस, ओके, एक काला 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 जैसे इवेपोरेटिंग डिश पे जमा हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे इस एक्टिविटी में, इन अबव एक्टिविटी देयर इज अ सिंगल रिएक्टेंट, ओके, क्या रिएक्टेंट है यहाँ पे, शुगर आपका रिएक्टेंट है इस एक्टिविटी में, ठीक है। इसमें शुगर के अलावा हमने कुछ ना पानी ऐड किया ना कुछ ऐड किया, सिर्फ शुगर हमने डाल दिया। यहाँ पे सब सिंगल रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है। शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो है वो ग्लूकोज का है, सभी को पता है शुगर में ग्लूकोज होती है ना। आपके ग्लूकोज बिस्किट पता है ना, पार्ले जी बिस्किट, उसमें भी शुगर होती है। आपके ग्लूकॉन डी में भी शुगर होती है, याद है स्टूडेंट्स? यस यस नो, नो यस यस नो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके, तो ये आपका ग्लूकोज है। अभी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगा, डिकम्पोजिशन क्या कैसे होगा, डिकम्पोजिशन मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। तो ये कार्बन अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स और पानी बन जाएगा, H2O बन के पानी बनेगा, ठीक है। तो वैसे क्या हुआ, 12 कार्बन के एटम्स अलग हो गए, जो इतना काला काला फॉर्म हुआ है पूरा का पूरा कार्बन था, ये सारा का सारा कार्बन था, और साथ में यहाँ पे आपको मॉइस्चर भी दिखाई देगा, ठीक है, काले काले चीजों के साथ आपको गीला गीला पानी जैसा दिखाई देगा। सो दैट इज नथिंग बट H2O, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है, एंड विच इज गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, that is two or more product, we will call them as a decomposition reactions. Students समझ आ रहा है decomposition reaction क्या है, easy to understand? ओके, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपार्टस लेने हैं हमें 2 टेस्ट ट्यूब, एक ऐसे बेंड ट्यूब होती है, साथ में रबर कॉक, इसे रबर कॉक बोलते हैं, ठीक है, रबर कॉक बोलते हैं, यानी कि ढक्कन जैसे होते हैं पर ये रबर के बने रहते हैं ताकि ये फिट बैठे। और उसके बाद एक बर्नर लेना है, ठीक है। इस आपको केमिकल जो चाहिए वो है कैल्शियम कार्बोनेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अभी स्टूडेंट्स अब प्रोसीजर में क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट है उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट स्टूडेंट आपका क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, उसे आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, खाली टेस्ट ट्यूब में, उसको आपको बेंड ट्यूब के साथ फिक्स करना है ऊपर से, और इस टेस्ट ट्यूब को रबर कॉक के साथ दूसरे टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के अंदर इंसर्ट कर देनी है। मतलब ये जो बेंड ट्यूब है ये यहाँ से निकल के इधर से यहाँ पे एंटर हो जानी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करोगे, इस कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल को यहाँ से हीट करना शुरू करोगे। कैसे हीट करोगे, बंसन बर्नर से, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब को बिना हीट के रखोगे, साइड में रख दोगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पे द लाइम वाटर विच विल टर्न मिल्की, धीरे धीरे जो इसमें से गैस इधर जाएगी, इससे मिल जाएगी लाइम वाटर के साथ, तो वो लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा। कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, दिस फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर विच इज टर्निंग मिल्की,
Students, are you getting me? Is it not difficult to understand, right? है ना? ठीक है, ओके. सो लाइम वाटर टर्निंग मिल्की. नाउ वी सॉ द अबव एक्टिविटी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन. किस तरह का डिकम्पोजिशन? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है. जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है और ये आपके लाइम वाटर को मिल्की बना देती है. तो सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस, द कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर रिमेन्स बिहाइंड. यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर जो है पीछे रह जाएगा. मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन पीछे रह जाएगा. ये कार्बन जो है वो इवेपोरेट होके यहाँ पे आएगा. ठीक है. The second product of the reaction, the calcium oxide powder, remains behind the first test tube. Similarly, in another reaction, hydrogen peroxide naturally undergoes slow decomposition in the water and oxygen. ठीक है. पहले हम पहला रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला भी बता देती हूँ. ओके. हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके जो ईयर ड्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर थोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ईयर क्लीनिंग के लिए. ठीक है. जो बुड़बुड़े छोड़ता है. आते हैं इधर स्टूडेंट्स. अभी वो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके कान के अंदर डालना नहीं है डायरेक्टली. इट इज रिकमेंडेड बाय जो डॉक्टर रहेगा तो ही. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ठीक है. हमारे यहाँ पे ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है. इसके बाद स्टूडेंट्स इसको हमने हीट किया था. टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे हीट किया था तो हमने हीट का सिंबल यहाँ पे डाल दिया ट्रायंगल. हमको क्या मिला? यहाँ पे Ca और O जो है रिएक्ट हो गए, बने कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बने. इसके बाद स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है, ये गैस का एरो है, ये गैस बन के टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकल के, बेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकल के दूसरी जगह पे आ गई. ठीक है. तो ये बन गया आपका पहला रिएक्शन. अभी दूसरे रिएक्शन में क्या किया हमने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिया, ओके, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको हमने ये कर दिया. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को धीरे धीरे सिर्फ एक जगह पे रखा तो खुद ही नेचुरली डिकम्पोज होने लगा. कैसे डिकम्पोज होने लगा? पानी और ऑक्सीजन बनने लगा. तो पानी सेपरेट हो गया ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप ज्यादा टाइम तक रखोगे तो नेचुरली डिकम्पोज होने लगेगा और वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बदल जाएगा. स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज गेटिंग? दिस रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नेचुरली डिकम्पोजिंग और ये वाला जो है ये हमने हीट के जरिए डिकम्पोज किया. ओके. So these are the examples where you will learn, where you have learned that what is decomposition reaction. ठीक है. So we have studied in the previous standard that water decomposes into hydrogen and oxygen. हम सभी को पता है water को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा. ठीक है. ऑक्सीजन की गैस है, वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से एसिडुएट हो जाएगी, मतलब आपका पानी एसिड में बदल जाएगा. This decomposition takes place by means of electrical energy. Therefore, इसे हम क्या बोलते हैं? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को पानी से सेपरेट करते हैं. ओके. कैसे करते हैं? इस तरह से आपका हाइड्रोजन, ये पानी है, इसको आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया. स्टूडेंट्स, आप एरो के ऊपर लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर नीचे भी लिख सकते हो, दैट इज ओके. यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. पूरा आप लिख सकते हैं. दैट विल गिव यू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो भी गैस में रहेगा और ऑक्सीजन भी गैस में रहेगा. दोनों एटम्स आपके गैस में रहेंगे. स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इस रिएक्शन से हम पता कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन ऐसा है: द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction. सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, उससे ब्रेक होके दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकते हैं. So many degradation processes takes place in the nature surrounding us. Organic waste is decomposed by microorganisms. As a result, manure and biogas are formed.
बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। सो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ स्टूडेंट्स हमारी जो अलग अलग डेड बॉडीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स की वो डिकम्पोज होती है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स मैन्योर भी मिलता है और पता है फाउल स्मेल भी आता है उसमें से, है ना, बहुत गंदी स्मेल आती है, खूप घाण वास येतो। जसा कचरा पेटीकडे पास होता ना, कचरा पेटीच्या इथून तिथून पण घाणेरडा वास येतो की नाही स्टुडंट्स, बरोबर ना? आपण जेव्हा कचरा पेटीच्या इथून पास होतो तिकडे पण घाणेरडा वास येतो, कारण की तिकडे सुद्धा डिकम्पोजिशन होत असतं। हे रिॲक्शन जे आहे ते तिकडे पाहायला मिळतं, ज्याच्यामध्ये अमोनियाची गॅस इव्हॉल्व्ह होते, कार्बनची गॅस पण निघते बाहेर आणि नवीन एक सबस्टन्स फॉर्म होतो। ओके, तर ह्याच्यानंतर आपण पाहूया अजून एक रिॲक्शन ज्याला आपण बोलतो डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन। हा आहे तिसऱ्या प्रकारचं रिॲक्शन, डिस्प्लेसमेंट। तुम्हाला नावावरनच कळालेलं असेल डिस्प्लेसमेंटचा अर्थ काय। डिस्प्लेसमेंटचा अर्थ काय स्टुडंट्स? जागा बदलणे, बरोबर। डिस्प्लेसमेंटचा अर्थ काय? जागा बदलणे, स्वतःची जागा बदलून दुसऱ्याची जागा घेणे, याला आपण बोलतो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, खुद की जगह चेंज करके किसी और की जगह लेना। स्टूडेंट्स वी विल स्टॉप हियर, ये करके फिर स्टॉप करते हैं। ओके, डोंट वरी स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सभी को क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ए बी वाले फॉर्मूला से बताओ क्या होता है एवरीबडी, जय, धीरज, अनुज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ए बी वाले फॉर्मूला से बताओ, जो हमने देखा था ए बी वाला फॉर्मूला, फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का बताती हूँ। Yes students, what is combination reaction? Quick, quick, quick. Forming one product from two reactants. Okay, forming one product from two reactants. Very good, Anuj. Anybody else? Combination reaction. When two or more reactants combine in reaction to form a single product, it is called combination reaction. Very good, Dheeraj. Very good. Excellent. What is decomposition reaction? Decomposition reaction क्या होता है? Yes, Jay. When two or more reactants combine in the reaction to form a single product is called as combination reaction. बिल्कुल धीरज का कॉपी किया हुआ लग रहा है, कोई बात नहीं। Very good, Jay. Excellent. What is decomposition reaction? Decomposition क्या होता है स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी, there are so many students in the class today. Yes, very good. Okay, so that is called as decomposition reaction. Okay, so decomposition reaction में आपके दो प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट बनता है, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं। Yes, very good, Dheeraj. The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction. Very good, Dheeraj. Okay, so coming here to new reaction, that is displacement reaction. खुद की जगह छोड़ के किसी और की जगह लेना, इसे हम बोलते हैं displacement. Okay, so we saw in the beginning of this chapter that adding zinc dust to blue colored copper sulfate, a colorless solution of zinc sulfate is formed and heat is generated. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 पे चलते हैं। चलो फिर इक्वेशन नंबर 3 पर, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पे, वहां पे इक्वेशन नंबर 3 में क्या बताया गया है, हमने जिंक सल्फेट की पाउडर जो थी, ये था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, CuSO4 सोल्यूशन, SO4 राइट, प्लस जिंक डस्ट Zn को ऐड किया था हमने, करेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या मिला था, Cu एक कॉपर अलग हो गया था, Zn SO4 बन गया था।
तो यहाँ पे स्टूडेंट Zn ने क्या किया था, Zn ने अपनी पोजीशन बदल के SO4 के साथ फ्यूज कर लिया था, Cu को अलग कर दिया था, तो बन गया था ZnSO4 प्लस Cu बन गया था। एवरीबडी अंडरस्टूड? थर्ड वाला इक्वेशन देखो स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में, क्या मैंने लिखा है वो सही है? थर्ड वाला इक्वेशन, यस, ओके, तो ये बन गया था Cu। ठीक है, तो हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में ये वाला इक्वेशन देखा था, ठीक है, जहां पे हीट के जरिए एंड हीट वाज जनरेटेड, और यहाँ पे एक हीट भी जनरेट हो गई थी, गर्म हो गई थी हमारी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे हीट जनरेट हो गई थी, ठीक है। सो वी सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दैट दिस इज अ रिएक्शन। From that we learned that Zn2 plus ions form Zn atoms take the place of copper। इसका मतलब Zn ने कॉपर की जगह ले ली और SO4 के साथ फ्यूजन कर लिया, ठीक है, एंड Cu एटम्स को हमने अकेला छोड़ दिया। सो इट मीन्स दैट Zn डिस्प्लेसेस Cu, इसका मतलब Zn ने Cu की जगह ली, ओके, और SO4 के साथ अपना रिएक्शन बनाया। So this reaction in which place of ion of less reactive element in the compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called as displacement reaction। Students आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है displacement reaction का definition। ये क्या बोलता है? The place of ion of less reactive element in a compound is taken by the another more reactive element। यानी कि Zn जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए Zn इजीली कॉपर की जगह ले लिया, ओके, तो ये लेस रिएक्टिव कॉपर की जगह मोर रिएक्टिव मेटल Zn ने ली, कॉपर की जगह जिंक ने ली, ठीक है, और इसने अपना एक नया फ्यूजन कर लिया एंड द एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन्स, यहाँ पे इसने खुद फॉर्मेशन अपना कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्गामध्ये तुम्ही एकमेकांना धकडून खाली पाडतात ना बेंचवरून, ओके, लेस रिएक्टिव बिचारा खाली पडतो आणि मोर रिएक्टिव त्याची जागा घेतो की नाही वर्गामध्ये? येस और नॉट स्टूडेंट्स? क्लास में जब होते हो स्कूल में तो बेंच पे बैठते हो तो लेस रिएक्टिव को बोलते हो जा चल पीछे जा, है ना, और मोर रिएक्टिव आगे बैठ जाता है। यस, अनुज इज सेइंग यस। सो दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी विल लर्न अबाउट एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन द चैप्टर ऑन मेटालर्जी। जब मेटालर्जी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें। द एलिमेंट्स आयरन एंड लेड सिमिलर टू जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ओके, अगर जिंक की जगह पे आयरन और लेड होता तो कॉपर को डिस्प्लेस करता, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी लेड, जिंक और आयरन से बहुत कम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट कैसे करेंगे हम रिएक्शन को? कॉपर की ये Fe जो है किसकी जगह लेगा स्टूडेंट्स? Fe कॉपर की जगह लेगा, ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा, दैट इज आयरन सल्फाइड, ओके, और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। एवरीबडी अंडरस्टूड? इसका बताइए, ये लेड है, लेड क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये भी कॉपर की जगह लेगा, ठीक है, कॉपर की जगह लेने के बाद क्या बनाएगा ये लेड? PbSO4, ठीक है, और कॉपर को सेपरेट कर देगा। समझा स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, PbSO4 एंड यू गॉट कॉपर सेपरेट। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं, फिर इधर स्टॉप करते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन, ओके, कंपाउंड में क्या होता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म its own ions is called as displacement reaction। इतना सभी को समझ आया स्टूडेंट्स? yes, shall we stop here everybody? okay, so we shall stop here for today। इसके बाद स्टूडेंट्स we will meet again next time। any doubt, any difficulty? किसी को कुछ पूछना है?
नो, ठीक है, यू मे लीव स्टूडेंट्स। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय। आज अभिग ना कुछ बोला नहीं। बाय।